वेलकम फ्रेंड्स। एमसीक्यू बुकलेट हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स की, विच इज एप्लीकेबल फॉर मई 23 एंड नवंबर 23 एग्जामिनेशन। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिए हैं, सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन सी मिस्टर ए का एलिजिबल बिजनेस है, 44 एडी में वो फॉल होते हैं। उनका टोटल टर्नओवर 130 लाख दिया हुआ है और हमें 25 लाख का अकाउंट पे चेक से रिकवरी हुआ है टर्नओवर के अगेंस्ट, और 50 लाख का कैश के अगेंस्ट, और 25 लाख का बोला है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर अकाउंट पे चेक से आ चुका है और बाकी का अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो 130 लाख में से जितना चेक से रिसीव हुआ है, आउट ऑफ 130 लाख, चेक से कितना है और बैलेंस कितना है। तो बैंकिंग चैनल से जितना अपने को मिल रहा है, ये 25 प्लस 25 50, उस पे हमारा रेट 6% लग जाएगा। उतना मिनिमम प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है और बैलेंस 80 लाख पे आपको 8% मिनिमम डिक्लेयर करना है, मतलब 3 लाख और 6.4। तो टोटल प्रॉफिट दोनों मिला के आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा 9.4। 50 लाख पे 6% और 80 लाख पे 8%। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 21, बिल्डिंग 95 में एक्वायर हुई है 20 लाख, सेल हुई है 80 लाख। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80 लाख है बिल्डिंग का, और 1 अप्रैल 95 में लिया है तो हम 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू इज 25 लाख, बट 1 अप्रैल 2001 का हमें स्टैंप वैल्यू 22 लाख दिया है। तो मार्केट वैल्यू, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो हमारा मार्केट वैल्यू जो है ये 22 लाख माना जाएगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैंप वैल्यू। तो आप जब इंडेक्स कॉस्ट कर रहे हैं माइनस, तो ये 22 लाख इंटू 331 अपॉन 100, ये वैल्यू लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग LTCG। सॉल्यूशन बना के रखा है इसका। तो 7,18,000 इसका आ रहा है आंसर, 7,18,000। ठीक है। क्वेश्चन 22, मिस्टर ए ने दो चीजें ट्रांसफर की हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और ज्वेलरी। 8 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी है, 6 करोड़ का उनका इंडेक्स कॉस्ट है, तो LTCG 2 करोड़ का हो रहा है। अब देखो, LTCG जो है वो 2 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है, इट इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ तक सीमित है। तो यहाँ पे एसएससी को ऑप्शन मिलता है 2 हाउस में इन्वेस्ट करने का। ही कैन इन्वेस्ट इन 2 हाउस। ठीक है, अप टू 2 हाउस वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां अगर हमें देखो दिया हुआ है, ज्वेलरी का इनका गेन आ रहा है 1 करोड़ का। इन्होंने नया मकान एक खरीदा है 1 अप्रैल 2001 में। तो ये आप देखेंगे, सॉरी 2021 में, ये आप देखेंगे तो ये हाउस जो है वो सेक्शन 54 के लिए तो एलिजिबल नहीं है। हाउस के सामने हाउस के लिए आपका मैक्सिमम जो गैप है, परचेज अगर आपने पहले किया हुआ है तो मैक्सिमम 1 साल का गैप अलाउड है। आप अगर देखेंगे ये डेट ऑफ ट्रांसफर और डेट ऑफ परचेज, तो गैप जो है वो 1 साल से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, मतलब कि ये 1 करोड़ के लिए ये नया मकान जो खरीदा है, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 54। 54 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में 3 करोड़ जमा किए और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले ही पैसे विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बात नहीं आएगा यहां। तो इन्होंने पैसे विड्रॉ करके नया मकान 2.5 करोड़ का ले लिया है।
So they have invested 2.5 crore in new house. This is eligible for section 54. ये section 54 के लिए eligible है, बट सेक्शन 54 के सामने सिर्फ हम 2 करोड़ का ही अलोकेशन करेंगे। सेक्शन 54 के सामने हम 2 करोड़ का ही अलोकेशन करेंगे क्योंकि उतना ही गेन है, और बाकी का हम ज्वेलरी के सामने दिखा देंगे। ज्वेलरी के सामने अगर मकान आप खरीद रहे हैं तो आपको 54F का एग्जम्पशन मिल रहा है, तो उसके सामने हम 0.5 करोड़ दिखा देंगे कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का हम 54 वाला दिखाएंगे और 50 लाख का हम 54F का दिखाएंगे, ठीक है। और ज्वेलरी का हमें बोला हुआ है कि ज्वेलरी के ट्रांसफर का खर्चा 2 लाख हुआ है। देखो मेन तो हमें ये पता चल गया कि रेसिडेंशियल हाउस के सामने 2 करोड़ का हमने खरीद लिया है, तो वो तो गेन हमारा पूरा एग्जम्प्ट हो गया। अब सिर्फ ज्वेलरी की बात है। ज्वेलरी के सामने जो मकान खरीदा है जिसमें हमने 50 लाख अलोकेट किए हैं, उसका 54F का एग्जम्पशन हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहां मैंने दिखाया है, ये रेसिडेंशियल हाउस तो पूरा एग्जम्प्ट हो गया। नाउ 54, ये जो है वो 54F है, दिस इज 54F। तो 54F के एंगल से जितना प्रोपोर्शन कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट करोगे, ये 98 लाख कैसे आया, भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका 3 करोड़ है। करोड़ है, जैसे 300 लाख है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट इन्होंने दिया हुआ है 200 लाख, 2 करोड़। तो 100 लाख का आपका गेन है, इसमें 2 लाख, सॉरी पहले ही आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका एक्सपेंस है, पहले 2 लाख का एक्सपेंस है, मतलब आपका नेट कंसिडरेशन 298 लाख है। अब इंडेक्स कॉस्ट आप माइनस करते हैं तो 98 लाख का आपका गेन इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा नेट कंसिडरेशन 298 है, जिसके सामने गेन हमारा 98 है, और हमें पता है कि प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है 54F का, जितना प्रोपोर्शन कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट करोगे उतना प्रोपोर्शन गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अब 298 में से हम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का ही दिखा पा रहे हैं, तो 298 के रिलेटेड गेन हमारा 98 है, तो 50 के रिलेटेड हमारा गेन कितना होना चाहिए, दैट गेन विल बी एग्जम्प्ट, ठीक है। तो वो वैल्यू यहां पे निकाला हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो बाकी का हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 81,55,705। So that is answer is B. मिस्टर विशाल, मिस्टर गुहा सोल्ड देयर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पुणे में। उन्होंने 3 करोड़ में, 4 करोड़ में मिस्टर गुहा ने सेल किया है, और हमें बोला हुआ है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ और 1.75 करोड़। तो देखो दोनों का कैपिटल गेन कितना है वो निकाला हमने, 200 लाख, 225 लाख, मतलब 2 करोड़ एंड 2.25 करोड़, ठीक है ना। अब मिस्टर विशाल ने परचेस किए हैं 2 फ्लैट। अब मिस्टर विशाल का क्या है कि 2 करोड़ का गेन आ रहा है एलटीसीजी। अगर 2 करोड़ तक आपका गेन है तो आप 2 मकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने 2 मकान खरीदे, देखो 70 और 80 का, तो इन्हें सेक्शन 54 का 150 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, दैट इज 70 प्लस 80। बट मिस्टर गुहा जो है, दूसरे जो पार्टी हैं, इनका जो गेन है वो 2.25 करोड़ हो जा रहा है, दैट क्रॉसेस 2 करोड़। तो वो सिर्फ एक मकान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने देखो 2 मकान खरीदे हैं, उन्होंने भी 80 लाख का मुंबई में और 75 लाख का उन्होंने पूना में खरीदा है, 2 मकान खरीदे। तो वो डेफिनेटली 80 लाख वाले मकान का एग्जम्पशन लेंगे, तो उनको सेक्शन 54 का जो एग्जम्पशन मिल रहा है
वो 80 लाख का मिलेगा। ठीक है, फाइन। दोनों ने 30 लाख रुपए NHAI में इन्वेस्ट किए और 30 लाख रुपए RECL में इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर है और इसका एग्जम्पशन दोनों को मिल पाएगा 54 EC का। तो 30 लाख NHAI और RECL के बॉन्ड में डाले हैं, तो दोनों ने 60 लाख रुपए 54 EC में इन्वेस्ट किए हैं। बट 54 EC में मैक्सिमम आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो 50-50 का बेनिफिट दोनों को मिलेगा। तो यू कैन सी कि मिस्टर विशाल का 200 लाख का था गेन, 150 का 54 का एग्जम्पशन दिया, 50 का 54 EC का दिया, उनका टैक्सेबल 0 हो गया। मिस्टर गुहा का जो था वो 225 लाख का था, 80 लाख का 54 का दिया हमने एग्जम्पशन और 50 लाख का 54 EC का। 60-60 का इन्वेस्ट किया था बट मैक्सिमम 50 ही मिल सकता है, तो उनका 95 लाख टैक्सेबल हुआ। यू कैन सी आंसर क्या होना चाहिए, मिस्टर विशाल का 0 और गुहा का 95 लाख, तो आंसर शुड बी सी, ये करेक्ट आंसर है। मिस्टर राम इंडिया के रेसिडेंट हैं, उन्होंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ग्वालियर में लिया हुआ है 1999 में। मार्केट वैल्यू 33.5, स्टैंप वैल्यू 32.4, 1 अप्रैल 2001। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 32.5 माना जाएगा, क्योंकि 32.4 माना जाएगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप वैल्यू। इन्होंने 5 फरवरी 2012 में एक एग्रीमेंट किया था मिस्टर व्योमकेश के साथ प्रॉपर्टी सेल करने का। इतना एडवांस लिया था 3.9 लाख, बट व्योमकेश जो है वो पेमेंट पूरा नहीं कर पाए, तो इन्होंने एडवांस फोरफिट कर लिया। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर 13-14 तक अगर आपने कोई एडवांस फोरफिट किया है तो वो एडवांस फोरफिटेड आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करके फिर इंडेक्सेशन करना है। तो इनको 3.9 का ये माइनस कर देना पड़ेगा। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा उसको इंडेक्सेशन करेंगे जब भी फ्यूचर में सेल करेंगे। तो हमें पूछ रहे हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 22-23 में अगर हम गिन रहे हैं तो कितना होना चाहिए। तो ये माइनस करके जो वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय 331 22-23 का नंबर डिवाइडेड बाय 100 2001 का नंबर। तो ये आप देख सकते हैं वर्किंग। तो ये माइनस करके फिगर जो आया वो 28.5 आया मल्टीप्लीकेशन एंड वी गेट दिस फिगर। तो 94.335 lakh, that comes to answer D. मिस्टर एक्स का एज 61 years, डिविडेंड 12 लाख मिला है उनको। लोन लिया है उन्होंने 3 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है 3 लाख का। देखो 12 लाख का डिविडेंड इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। डिविडेंड इनकम के सामने मैक्सिमम आप 20% इंटरेस्ट का ले सकते हैं एक्सपेंस माइनस, मैक्सिमम 20%। तो ये 3 लाख नहीं ले पाएंगे आप, मैक्सिमम 20% 240 का ही डिडक्शन ले पाएंगे डिविडेंड इनकम के सामने। तो 960 विल बी टैक्सेबल। ठीक है ना। मिस्टर विकास ने 600 अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर किए हैं 3.5 लाख, जिसका मार्केट वैल्यू 5,15,000 है और उनका इंडेक्स कॉस्ट जो है 425 है। तो देखो यहां बायर और सेलर दोनों के एंगल से प्रोविजन आ जाएंगी। देखो सेलर के एंगल से उनका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्टैंप वैल्यू, बाकी सब प्रॉपर्टी के लिए फेयर मार्केट वैल्यू। तो सेलर के एंगल से उनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज 5,15,000 माना जाएगा।
और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे 425, तो 90 लाख का, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 56 लग जाएगा, गिफ्ट वाला प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इन एडिकेट कंसिडरेशन में अगर आप परचेस करते हैं अनरिलेटेड पर्सन से, तो जो भी डिफरेंस है मार्केट वैल्यू का और कंसिडरेशन का, इफ इट एक्सीड्स 50,000 देन डिफरेंस इज टैक्सेबल। तो 5,15,000 माइनस 350 आपका कंसिडरेशन, तो बायर को फायदा हो गया 165 का, क्योंकि 5,15,000 की चीज बायर को कितने में मिल गई, 350 में। तो बायर के लिए गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा 165। तो सेलर के लिए 90,000, बायर के लिए 165, ये वैल्यू हमको देखनी है। यस, 90,000 LTCG फॉर सेलर, 165 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर बायर। Mr. Vikas received gold ring worth 60,000 on occasion of his daughter's wedding. तो डॉटर्स वेडिंग, जिसकी वेडिंग हो वो अगर कोई गिफ्ट रिसीव करे तो उनके लिए तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। बट वेडिंग किसी और की है और आप गिफ्ट रिसीव करेंगे, तो डॉटर की वेडिंग है तो गिफ्ट भी किसको रिसीव करना चाहिए, डॉटर को करना चाहिए। अगर विकास रिसीव कर रहे हैं तो विकास के लिए ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अगर अनरिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं। बट जिनकी शादी है वो किसी से भी रिलेटेड अनरिलेटेड किसी से भी शादी के ओकेजन पे अगर रिसीव करते हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो जिनकी शादी है, दैट इज काव्या, काव्या की शादी है, उनको भी 80,000 का गिफ्ट मिला है, तो ये 80,000 का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा काव्या के लिए, बट ये 60,000 विकास के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ विकास, बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल फॉर काव्या। 27. If the converted property is subsequently partitioned, तो से मेंबर ऑफ द HUF अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है HUF में और फिर HUF का पार्टीशन होता है और कुछ हिस्सा पार्टीशन में ये जो ट्रांसफरर है, मैं बोला है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज रिसीव्ड बाय स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, कुछ हिस्सा इनके स्पाउस को भी प्रॉपर्टी के हिस्से में मिलता है, कुछ इनकम का हिस्सा। तो इसका क्या होगा, तो इसको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर माना जाएगा कि स्पाउस को आपने इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्पाउस को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसमें से कोई भी इनकम होता है, तो वो इनकम ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होता है। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर मेंबर। Ram owns 500 debentures, 500 each, 37,000 का इंटरेस्ट पेएबल है। वो इंटरेस्ट इनकम अपने फ्रेंड श्याम को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट सेक्शन 60 की बात कर रहे हैं, ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगा। श्याम ने ये अपने 3700 500 खुद के डिबेंचर की इनकम की तरह दिखाया। क्या ये ट्रीटमेंट से आप सहमत हैं? देन दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। Answer is this: no, since the Ram has not transferred the debenture to Shyam. Interest income is not taxable for Shyam. It would be included in the hands of Ram. क्लब हो जाएगा सेक्शन 60 की वजह से। Mrs. Shivani, wife of Mr. Anurag, is a partner in the firm. Capital contribution
उन्होंने 5 लाख का किया है 1 अप्रैल 22, which includes 3.5 lakh contributed out of gift received from अनुराग. Okay. तो 5 लाख में से 3.5 मतलब 70% मिसेस शिवानी को उनके हस्बैंड ने दिए. मिसेस शिवानी ने 5 लाख लगाए हैं बट 70% पैसे उनके हस्बैंड के हैं. 1.5 लाख 30% उनके खुद के हैं. तो अब अगर इस बिजनेस से कोई टैक्सेबल आइटम आती है तो टैक्सेबल आइटम पहले उनके हस्बैंड में ऐड होगी 70%. देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का जो आएगा, 50,000 का 70% 35,000 अनुराग का माना जाएगा और 30% 15,000 शिवानी का माना जाएगा. शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो तो वैसे भी एग्जम्प्ट है. तो ये 50,000 का 35 और 15 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट, बट इंटरेस्ट ऑफ 35,000 इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अनुराग and interest of 15,000 included in the income of Mrs. Shivani. This is correct. Arvind gifted house property to wife Mrs. Meena. Okay. Wife को property दी, flat दिया to his daughter-in-law Mrs. Sita. Both the properties were let out. अब देखो सिचुएशन थोड़ा हम समझ लेते हैं. एक सिर्फ सिमिलर एक सिचुएशन हम समझ लेते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन अदरवाइज देन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो सेक्शन 27 अप्लाई हो जाता है, विच इज ऑफ डीम्ड ओनरशिप. स्पाउस को ट्रांसफर करते तो हस्बैंड वाइफ को करे या वाइफ हस्बैंड को करे, तो सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर हस्बैंड को ही माना जाएगा, ट्रांसफरर को ही माना जाएगा. मतलब रेंटल इनकम की टैक्सेबिलिटी के लिए हस्बैंड ही लायबल होगा, उसके हाथों में ही चार्जेबल होगा, ट्रांसफरर के हाथों में. दिस इज ड्यू टू द सेक्शन 27. ठीक है. अब दूसरी कोई इनकम है, से ये प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, प्रॉपर्टी सेल में कैपिटल गेन आता है, तो वो कैपिटल गेन भी माना तो हस्बैंड का ही जाएगा, बट दैट इज ड्यू टू सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ इनकम. तो अल्टीमेटली जो है इनकम तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनकम ट्रांसफरर का ही माना जाएगा, बट रेंटल इनकम के लिए सेक्शन 27 की वजह से डीम्ड ओनरशिप की वजह से टैक्सेबिलिटी आता है. ठीक है. दूसरी इनकम के लिए सेक्शन 64 की टैक्सेबिलिटी आती है. ये ट्रांसफर टू स्पाउस के लिए है. अगर सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हैं, सन्स वाइफ को, तो उसके लिए तो सेक्शन 64 ही है, उसमें डीम्ड ओनरशिप वाला प्रोविजन नहीं है. तो सन्स वाइफ को जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, उसमें से रेंट मिल रहा है, वो रेंट का इनकम जो है वो ट्रांसफरर का ही माना जाएगा, बट ड्यू टू सेक्शन 64. और अगर रेंटल इनकम जो है वो स्पाउस को मिल रहा है, स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तो डीम्ड ओनरशिप की वजह से इनकम विल बी क्लब्ड विद ट्रांसफरर ड्यू टू सेक्शन 27. ये डिफरेंस है. ठीक है ना. बाकी है तो ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबिलिटी. यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? डीम्ड ओनरशिप का हमें पॉइंट देखना है. मिस्टर अरविंद इज द डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिसेस मीना. नहीं, ये दोनों के लिए नहीं. डीम्ड ओनर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिसेस मीना एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू मिसेस सीता, मतलब के डॉटर इन लॉ, would be included in the hands by virtue of section 64. That is D. Answer is D. देखो 3 लाख का गिफ्ट दिया है पिंकी को, वाइफ को, स्पाउस को,
और 2 लाख का गिफ्ट दिया है डॉटर रिंकी को। और 1 अप्रैल 2019 में दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया। देखो, अगर चाइल्ड को, मेजर चाइल्ड को कुछ भी प्रॉपर्टी देते हैं वो उनकी ही मानी जाती है, उसमें कोई क्लबिंग अप्लाई नहीं होता है। स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो स्पाउस को जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे जो भी इनकम जनरेट होगा वो इनकम हमें ट्रांसफरर के साथ, मतलब इनकम जो है वो पंकज का माना जाएगा। बट क्लबिंग प्रोविजन, ये जो स्पाउस का इनकम है, मेजर चाइल्ड का इनकम क्लब नहीं करना है। यहाँ पे रिंकी जो है वो मेजर है तो उसका इनकम क्लब नहीं करना है, स्पाउस का इनकम हमें क्लब करना है। इनकम क्लब होगा बट इनकम ऑन इनकम क्लब नहीं होगा, ये पिंकी का ही माना जाएगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इंटरेस्ट अगर री इन्वेस्ट हो रहा है और री इन्वेस्टमेंट का इनकम आ रहा है तो री इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है वो पिंकी का ही माना जाएगा, स्पाउस का ही माना जाएगा। तो 11% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होता जा रहा है। हमें डिटरमाइन करना है कि पिंकी के लिए कितना टैक्सेबल होगा। तो जो इनकम ऑन इनकम है वो पिंकी का माना जाएगा। अब देखो, 3 लाख रुपए लगाए हैं आपने कब? 1 अप्रैल 19 में। मतलब अभी हम अगर बात करें तो हमें टैक्सेबिलिटी जो है 22-23 की निकालनी है। तो हमें ये चाहिए कि 1 अप्रैल 22 में कितना ओपनिंग बैलेंस था इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो 1920 का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, 2021 का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, 21-22 का इंटरेस्ट एक्रू हुआ। ये 3 साल का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 अप्रैल 22 का बैलेंस मिल जाएगा। तो 3 साल का आप कैसे निकालेंगे? 3 लाख में आप हर साल 11% ऐड करें या फिर इसको डायरेक्टली 1.11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल बाद का वैल्यू मिल जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 साल बाद का वैल्यू मिलेगा। अगर क्यूब करेंगे तो 3 साल बाद का। तो यहाँ 3 साल का अपने को लेना है तो 3 साल बाद का वैल्यू हमको मिल जाएगा। वैल्यू निकाला हुआ है, वैसे इधर निकाला हुआ है। दिस इज द अमाउंट 4,10,289। ठीक है, अब ये 4,10,289 ये 1 अप्रैल 22 का बैलेंस है। अब ये री इन्वेस्ट हो जाएगा 11% के हिसाब से। तो 11% इंटरेस्ट आ रहा है 45,132। अब देखो, मिस्टर पंकज ने तो कितने दिए थे? 3 लाख। वो 3 लाख पे 11% गिनते हैं 33,000, ये मिस्टर पंकज का माना जाएगा। जो मेन अमाउंट था, मेन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो पंकज का माना जाएगा। ये क्या है? दिस इज इनकम ऑन इनकम। जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ ओवर द इयर्स, इंटरेस्ट कितना एक्रू हुआ? ये 3 लाख और 4,10,289 को आप कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 1,10,289 का। तो उसके ऊपर जो इनकम ऑन इनकम है ये पिंकी का माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 80, no loss which has not been determined in pursuance of the return filed in accordance with section 139(3) shall be carried forward। कि कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है अगर रिटर्न ऑफ इनकम आपने टाइम पे नहीं भरा है। इसके 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन कौन से? हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू कैन कैरी फॉरवर्ड, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड। इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड इन टाइम, रिटर्न लेट भी भरा है तो भी आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 34।
इसमें हमें दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 3,10,000 का है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी के सामने 5 लाख की इनकम है, कितना सेट ऑफ कर पाएंगे? तो भाई पूरा 3,10,000 सेट ऑफ कर पाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का दूसरे अदर हेड में सेट ऑफ अगर कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 2 लाख का है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी टू हाउस प्रॉपर्टी अगर आप सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। 3,10,000 पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं। हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन सैलरी का, सैलरी के सामने हमारे पास देखो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 3,20,000 का, बट ये 3,20,000 तो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, 2 लाख ही हम सेट ऑफ कर पाएंगे अगेंस्ट सैलरी। तो सैलरी हमारा बचेगा 3,20 का। सैलरी कंप्यूटेड है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस है। 35 एडी का जो लॉस है वो सिमिलर इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मेडिकल बिजनेस में लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये सेट ऑफ इसके सामने हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म गेन हमारा 40,000 बचेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा 80,000 बचेगा, तो टोटल हमारा इनकम हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। 480 होगा ना, नहीं 440, 320, 40 एंड 80, ये तीनों मिला के 440। कबीर का लॉस है 6 लाख का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 लाख का बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस है, 3 लाख का लॉन्ग टर्म गेन है। अब वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 का 31 दिसंबर में, मतलब ये बिलेटेड रिटर्न है, लेट हो गए हैं। लेट हो गए हैं तो आप बिजनेस का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि बिजनेस का लॉस हो सके उतना सेट ऑफ हो जाए, क्योंकि सेट ऑफ आप कर सकते हैं भले रिटर्न आपका टाइम पे नहीं है, बट रिटर्न आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर रिटर्न आपने लेट भरा है। तो ये 5 लाख का लॉस जो है वो 3 लाख के एलटीसीजी के सामने सेट ऑफ करेंगे, 2 लाख का बिजनेस लॉस रह जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। कैपिटल गेन 0 हो जाएगा, बिजनेस लॉस 2 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का 6 लाख का जो लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, तो हमारी टोटल इनकम 0 हो जाएगी और 6 लाख का हाउस प्रॉपर्टी लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। नाउ हमें दिया हुआ है 2 यूनिट की इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड की, एक SEZ में है और दूसरा DTA में है। SEZ वाला यूनिट सेटअप हुआ था 2014 में, 5 साल से ज्यादा हो गया है, मतलब अगर डिडक्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन 10AA की, तो 5 साल के बाद दूसरे 5 साल में 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर SEZ यूनिट का इनको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, SEZ यूनिट का एक्सपोर्ट टर्नओवर का प्रॉफिट निकालना है, उसका 50% लेना है। अगर यही 5 साल से कम होता तो 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाता। तो देखो टोटल टर्नओवर दिया हुआ है, टोटल टर्नओवर कंपनी का और DTA का, मतलब रिमेनिंग टर्नओवर जो है वो SEZ का होना चाहिए। देखो यहाँ वर्किंग की हुई है, ये रहा टोटल टर्नओवर, DTA का टर्नओवर, ये बैलेंसिंग बाकी का, ठीक है। ऐसे ही एक्सपोर्ट का सेल जो है वो SEZ का दिया है, DTA का भी दिया है, तो उससे टोटल मिल जाएगा। तो ये DTA और ये दिया है बैलेंसिंग, मतलब ये टोटल दोनों का 250 प्लस 125, तो ये थोड़ा हमने
भाई डेटा हमारे पास क्लियर हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और ये हमें प्रॉफिट दिया है दोनों का, SEZ का और DTA का, दोनों का प्रॉफिट, और ये टोटल। हमें तो क्या चाहिए, ये SEZ का चाहिए हमको। भाई SEZ का टोटल प्रॉफिट 80 है, उसमें एक्सपोर्ट के रिलेटेड कितना, तो देखो 80 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। बट पूरे प्रॉफिट का आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 50% का मिलेगा, बिकॉज आफ्टर 5 years ये कैलकुलेशन हो रहा है। 5 से 10 साल तक आपको 50% मिलेगा, पहले 5 साल आपको 100% मिलेगा। तो आंसर इज 19,04,000 समथिंग। शिवा ने 50,000 का PM केयर फंड में डाला, ATG 100%, नो लिमिट। ठीक है, 50,000 उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में भी डाला है, तो वो 50% नो लिमिट में आएंगे। बट उसमें हमको 50% मिलेगा, मतलब 10,000 मिलेगा, 20,000 का 50%। और कैश डोनेशन किया है, कैश डोनेशन 2,000 से ज्यादा का आप नहीं क्लेम कर सकते, इन्होंने 10,000 का किया है तो ये नहीं मिल पाएगा। तो टोटल आपका 60,000 का डोनेशन का डिडक्शन मिल पाएगा। PM केयर का 100%, राजीव गांधी फाउंडेशन का 50%। ठीक है। मिस्टर अर्पित एम्प्लॉई हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है NPS में, NPS में मतलब ATCCD की बात कर रहे हैं। ATCCD हमें पता है, CCD में 1 एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी ले सकते हैं। ठीक है। CCD 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो भी 10% ऑफ सैलरी तक। CCD 1B वो एडिशनल आप जो डाल रहे हैं, उसमें एडिशनल आपको 50,000 मिल सकता है NPS में। अब ये जो 1B है वो ATCCE की लिमिट में नहीं आता है। ATCCE क्या कहता है, ATCCE कहता है कि ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1, ये टोटल 150 से क्रॉस नहीं हो सकता, मैक्सिमम 150 हो जाएगा। अब ये 150 की लिमिट में ये 1B इंक्लूडेड नहीं है, तो हम तो जनरली क्या करते हैं कि पहले 50,000 हम इसको दे देते हैं 1B को, और बाकी के जो है वो यहाँ पे 1 में लेके आते हैं। तो ये 161 280 में से 50,000 1B को जाएंगे और यहाँ रहेंगे 111 280। ठीक है। तो उनका बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ है, DA इनका 40% है, जो फॉर्मिंग पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है। LIC का प्रीमियम भरा है इन्होंने खुद के लिए, वाइफ के लिए। मेडिक्लेम भी 35,000 का क्रॉस चेक से मदर के लिए भरा है, जो सीनियर सिटीजन है। तो ATD का अगर सीनियर सिटीजन है तो अप टू 50,000 क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ 35,000 डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो पेरेंट अगर डिपेंडेंट है तो पेरेंट के ऊपर आप मेडिक्लेम उनका भर सकते हैं। सॉरी, पेरेंट ATD में ऐसा आपका कंडीशन नहीं है, पेरेंट के लिए आप भर सकते हैं। कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ 80,000 इंटू 12, 960 आपका बेसिक सैलरी हो गया, और इसका 40% आई थिंक DA हो गया, ये 40%। तो सैलरी फॉर ATCCD इज दिस
इसका 10% मैक्सिमम आप ले सकते हैं। अभी देखो LIC हम क्लेम कर रहे हैं 55,000 की। 55,000 कैसे? दिया हुआ है यहाँ 55, ठीक है। और CCD1 हम क्लेम कर रहे हैं, हमने जैसे डिस्कस किया, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 161,280 में से 50,000 हमने 1B को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो अब ये टोटल जो है 166,280 टोटल कैन नॉट एक्सीड 150। तो 80 CCE के हिसाब से 1.5 लाख हम क्लेम कर रहे हैं इन दोनों का। भले टोटल 150 से ज्यादा, बट क्लेम 150 ही कर सकते हैं। 1B आप क्लेम कर सकते हैं 50। 80 CCD2 ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आप ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ सैलरी, तो ये 10% ऑफ द सैलरी, 10% ज्यादा से ज्यादा। और 80D 35,000। तो ये सब मिला के टोटल डिडक्शन 369,400, ठीक है ना।